तो खुद से ये सवाल करना है कि वो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मेरा क्यों गलत हुआ, आखिर रीजन क्या है उस एक क्वेश्चन गलत होने का। सवाल ही नहीं होता है कि जो टॉपिक आप पढ़ लिए हैं और उससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपका गलत हो जाए, है ना। या तो आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, हो सकता है कि क्वेश्चन को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, क्वेश्चन को आप इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या क्वेश्चन को आप डिकोड नहीं कर पा रहे, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा, है ना। दूसरी चीज कि आपको फैक्चुअल इंफॉर्मेशन याद नहीं है, कॉन्सेप्ट याद नहीं है, आपने तो उस समय पढ़ लिया सीख लिए लेकिन अभी मतलब याद नहीं है, वो एक दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई बात नहीं, रेगुलर प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का। अभी तो आपको स्टार्टिंग में सोलो सोलो आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी, उसके बाद डेली आपको टेस्ट दिया जाएगा ना, और डेली दो दो टेस्ट रहेगा। तो क्वेश्चन अभी चूंकि बिगिनर्स है, स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में 10 क्वेश्चन है, और 10 में से अगर आपका 8 भी गलत हो जाता है, 2 ही सही होता है, फिर भी आपको डिमोटिवेट जैसा कुछ फील नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये सवाल जरूर करना है खुद से, इसको बोलते हैं एनालिसिस करना, कि अगर कोई एक क्वेश्चन गलत हुआ है तो वो क्वेश्चन क्यों गलत हुआ है मेरा, ठीक है। और उसके लिए फिर जो भी रिस्पेक्टिव आपको कंटेंट देखना है वो आप देखेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन था कि टू मेन अप्रोचेस ऑफ अ रिसर्च आर, टू मेन अप्रोच ऑफ अ रिसर्च आर, इट मीन्स अगर सिंपली हम बोले कि रिसर्च का 2 मेन टाइप क्या है ना, मतलब रिसर्च करने का 2 तरीका क्या है। अप्रोच मतलब क्या होता है, तरीका, वे, रिसर्च करने का 2 तरीका क्या है, या रिसर्च करने का 2 वे क्या है। तो इसमें आपको दिया है डेटा कलेक्शन एंड डेटा एनालिसिस, सर्वे एंड क्वेश्चनर, सैंपलिंग एंड डेटा कलेक्शन, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, है ना। रिसर्च करने का जो टाइप है या जो मेथड है या जो अप्रोच है, जो मेन है, जो पूरी रिसर्च को 2 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड किया था, वो है आपका क्वांटिटेटिव और एंड क्वालिटेटिव, राइट। और बाकी चीजें जो है ये आपका किससे लिया गया है, मतलब डिजाइन ऑफ रिसर्च से लिया गया, उससे कोई डायरेक्ट इसको समझना है क्या कि अप्रोच क्या है ना। 2 मेन अप्रोच मींस 2 मेन टाइप ऑफ रिसर्च के बारे में आपसे सवाल किया गया, तो ऑब्वियसली क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एकदम आंख बंद करके आप इसमें टिक कर देंगे, राइट। यस सर। उसके बाद कहा है कि क्वालिटेटिव रिसर्च इज, है ना, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च में, क्वालिटेटिव रिसर्च एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में आपको एटलीस्ट मतलब 50-50 पॉइंट्स करके याद करना है ना, मतलब मिनिमम, मतलब 50 पॉइंट्स, 50 कीवर्ड्स आपको याद रखना है क्वालिटेटिव रिसर्च का और क्वांटिटेटिव रिसर्च का। तो एक दिन में तो होगा नहीं सारी चीज का, तो आपके साथ एक्सप्लेनेशन हो गया, लेकिन आपको बार बार उस चीज को रिवाइज करना है ना। जब 4-5 बार रिवाइज कर लेंगे तो एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपके आंखों के सामने एकदम बड़ा सा दिखेगा वो, है ना। तो बार बार उसको, क्वालिटेटिव रिसर्च क्या है, विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, primary concern with in-depth exploration of the phenomena, deals with the collection and analysis of numerical data, है ना, and none of the above। अगर हम सबसे पहले चलते हैं कि none of the above, इसको छोड़ दीजिए, deals with the collect, ध्यान से देखिएगा, कई बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ जबकि होना ही नहीं चाहिए था अगर आपने क्लास किया है ना। क्या कहा, डील्स विद द कलेक्शन एंड न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा का एनालिसिस कौन सा रिसर्च में करता है, न्यूमेरिकल डेटा। और आपको यहाँ पे पूछा है क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च, है ना, क्वालिटेटिव जी। और पहला ऑप्शन क्या है, विदाउट एनी स्पेसिफिक पर्पस, अगर आप रिसर्च करते हैं तो उसका पर्पस होगा ही है, बिना पर्पस का तो रिसर्च होगा ही नहीं, होगा क्या। जो भी हम रिसर्च करते हैं उसका एकदम स्पेसिफिक पर्पस होता है ना, एकदम स्पेसिफिक पर्पस होता है रिसर्च करने का, है ना। तो ये ऑप्शन भी, ये ऑप्शन भी गलत, ये ऑप्शन भी गलत। और बी वाला भी पढ़ लीजिए, प्राइमरली कंसर्न विद इन डेप्थ एक्सप्लोरेशन ऑफ द फेनोमेना। आपको मैंने कहा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च यही है ना जी, आपको मैंने कहा था कि क्वांटिटेटिव रिसर्च एक सरफेस लेवल का रिसर्च है ना। मैंने आपको कहा था क्लास में कि क्वांटिटेटिव रिसर्च एक सरफेस लेवल का रिसर्च है, क्वालिटेटिव रिसर्च इन डेप्थ रिसर्च है ना, इन डेप्थ रिसर्च है, राइट। तो ऑप्शन शुड बी ऑप्शन बी, हाँ यस बी। तो क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन क्या है, किस
जैसे ही आपका क्वालिटेटिव, तो क्वालिटेटिव रिसर्च का सारा फीचर आपके जहन में आ जाना चाहिए, है ना, विद द कपल ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। क्वांटिटेटिव रिसर्च का भी सारा फीचर आपके सामने, आईने जैसा आईना रखा हुआ रहता है सामने वैसा, ठीक है नहीं। चलिए तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड। मतलब बताइए कि मतलब एक लाइन की इंग्लिश है, कुछ बच्चों का हो सकता है कि हिंदी वाले मीडियम से है, तो क्योंकि आज के देखिए, लेकिन कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया, एक लाइन का इंग्लिश तो आज के डेट में कोई भी पढ़ सकता है कि द रिसर्च विच इज एक्सप्लोरिंग न्यू फैक्ट्स थ्रू द स्टडी ऑफ द पास्ट। मतलब पास्ट का अध्ययन करते हुए न्यू फैक्ट्स को एक्सप्लोर करते हैं या न्यू फैक्ट्स को खोजते हैं, कौन सा रिसर्च? हिस्टोरिकल है ना, पास्ट का, अतीत का। तो मैंने तो हिस्टोरिकल रिसर्च में आपको कहा ही था कि अतीत का अध्ययन करके हम ऐसा बोले थे कि अतीत का अध्ययन करके जो ना प्रेजेंट के साथ रेलेवेंस होना चाहिए और फ्यूचर के साथ रेलेवेंस होना चाहिए, है ना, इट मस्ट कनेक्ट टू द प्रेजेंट एंड टू द फ्यूचर। तो पास्ट का अध्ययन अगर करेंगे तो इट्स अ जी कौन सा रिसर्च हो जाएगा ये? तो इट विल बी हिस्टोरिकल रिसर्च, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड एज, है ना, रिसर्च कैन बी क्लासिफाइड मतलब रिसर्च को हम कैसे क्लासिफाइड कर सकते हैं, है ना। क्या रिसर्च को हम इस तरीके से भी क्लासिफाइड करते हैं, बेसिक, अप्लाइड एंड एक्सटेंड रिसर्च? क्या रिसर्च को हम क्वांटिटेटिव रिसर्च, क्वालिटेटिव रिसर्च? क्या रिसर्च को हम ये भी क्लासिफाइड करते हैं, हिस्टोरिकल, है ना। तो द आंसर शुड बी ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो चौथा क्वेश्चन आपका ये था। कितना इजी है ये चार क्वेश्चन अभी तक जो मैं आपके साथ डिस्कस किया, ये चार में से एक भी ऐसा क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए था, ये चार में, है ना। पांचवा क्वेश्चन देखिए, द रिसर्च दैट applies the law at the time of field study to draw more and more clear ideas about the problem is, है ना। देखिए यहाँ पे ये भी मतलब क्या है, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही हमको तो मालूम चल रहा है कि क्या इसका आंसर होगा। क्या कह रहा है कि द रिसर्च दैट अप्लाइज द लॉ एट द टाइम ऑफ फील्ड स्टडी, किसका अप्लाई कर रहा है जी? लॉज का, है ना, लॉज का, थ्योरी का, प्रिंसिपल का, नॉलेज का अप्लाई कर रहा है कोई फील्ड स्टडी में। क्यों अप्लाई कर रहा है जी? क्यों अप्लाई कर रहा है? किसी भी प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, किसी समस्याओं का क्या बोलते हैं उसको, हल करने, समाधान करने, है ना। तो आपको मैंने तो कहा ही था कि बेसिक रिसर्च एक फाउंडेशन होता है ना, एक आधार होता है, उस आधार के तहत हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, समस्या का क्या बोलते हैं जी, समाधान करते हैं, है ना। तो द आंसर शुड बी अप्लाइड रिसर्च, है ना, अप्लाइड रिसर्च। इट में से कुछ लोग चले जाएंगे शायद एक्शन रिसर्च, अरे सर एक्शन रिसर्च में भी तो प्रॉब्लम को सॉल्व करते, लेकिन एक्शन रिसर्च का आपको हम बताए थे कि एक्शन रिसर्च लोकल सेटिंग का प्रॉब्लम, रिसर्चर एकदम इंक्लूड कर देगा कि एजुकेशनल रिलेटेड होगा, है ना। मैक्सिमम जो एक्शन रिसर्च होता है आपका एजुकेशन से रिलेटेड होते हैं, तो आपको क्लू मिल जाएगा, है ना जी। और वहां पे लॉज का, किसी भी थ्योरी का उतना इस्तेमाल नहीं करते, बहुत जनरल प्रिंसिपल होता है वहां पे, राइट। तो ये पांचवा क्वेश्चन, ये पांचवा क्वेश्चन भी आपसे गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब देखिए छठा क्वेश्चन कह रहा है कि एक्शन रिसर्च एक अप्लाइड रिसर्च है, आ रिसर्च कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, एक लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है या एक सिमुलेटिव स्टडी है। तो क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन इमीडिएट प्रॉब्लम को रिसर्च इज कैरिड आउट टू सॉल्व इमीडिएट प्रॉब्लम, है ना जी, एकदम इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक्शन रिसर्च कहते हैं। एक्शन रिसर्च का तो मीनिंग ही यहाँ पे दे दिया, तो छठा क्वेश्चन भी गलत होने की कोई संभावना ही नहीं बनता। सातवां क्वेश्चन, which research paradigm is not much concerned about generalization its finding। याद कीजिए मैंने आपको कहा था कि किस रिसर्च में जनरलाइजेशन पॉसिबल है, किस रिसर्च में जनरलाइजेशन करना पॉसिबल नहीं है। तो ये क्वेश्चन का है कि कौन सा रिसर्च पैराडाइम है, मतलब रिसर्च करने का कौन सा तरीका है जो जनरलाइजेशन करना मतलब उससे रिलेटेड नहीं है, मतलब जनरलाइजेशन हम नहीं कर सकते। क्वांटिटेटिव होगा जी,
Qualitative Qualitative Not बोला है, not. qualitative research quantitative versus qualitative research not much जी सर, क्वालिटेटिव होगा। qualitative research Answer should be क्वालिटेटिव में सर होता है, लेकिन Qualitative मच नॉट नहीं होता है, यानी बहुत ज्यादा नहीं होता है, उसे कभी कभार उसको हम जनरलाइज करते हैं, लेकिन क्वांटिटेटिव में हमेशा जनरलाइज होता है सर। वेरी गुड। तो क्वांटिटेटिव में मैक्सिमम एक्सटेंड तक पॉसिबल है, आप उसको जनरलाइज कर सकते हैं। क्वालिटेटिव में ऐसी फीचर्स नहीं है ना, कभी कभी हल्का डोमिनेंटली नहीं, डोमिनेंटली क्वांटिटेटिव में होता है और क्वालिटेटिव में हल्का हल्का। तो आंसर शुड भी, यहाँ तो तीन ही ऑप्शन दिया हुआ है लगता है आपका, है ना। तो क्वालिटेटिव रिसर्च हो जाएगा क्या? qualitative yes sir राइट। इस क्वेश्चन में भी गलत होगा सर, इसमें चार ऑप्शन नहीं है सर। अच्छा, पीडीएफ में शायद कन्वर्ट हुआ, तो चूंकि ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हुआ ऐसा। देखिए अब इस क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन में तो 7 क्वेश्चन आपका ऐसा था, 7 क्वेश्चन ऐसा था कि 7 में 7 सही होने की पूरी गुंजाइश है। इसमें एकदम फैक्चुअल, एकदम बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछा गया। 7 क्वेश्चन आपका गलत होने की कोई चांसेस नहीं बनता अगर आपने क्लासेस सही से किया है ना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की है ना। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा कॉमन सेंस की है कि द सीक्वेंशियल ऑपरेशन इन साइंटिफिक रिसर्च, है ना। कई जब आप एग्जाम देंगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसा मिलेगा, तो आपको पूरा क्या कहते हैं, आपको कॉमन सेंस का क्वेश्चन होगा थोड़ा सा, है ना। कैसे थे, क्या क्या है, कोवेरिएशन, एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशंस, जनरलाइजेशन, थ्योराइजेशन, है ना। जनरलाइजेशन, कोवेरिएशन, थ्योराइजेशन, एलिमिनेशन, ये इस तरीके से मतलब आपको ये देखना है कि ऑर्डर में कौन सा है, सीक्वेंस में कौन सा है ना। तो अगर थोड़ा सा कोई ऐसी चीज जो आपके जहन से नहीं गुजरी, आपके कंटेंट से नहीं गुजरी, लेकिन फिर भी आपको वहां पे दिमाग लगाना है, छोड़ के चले जाना है जी क्वेश्चन को, दिमाग लगाना है है ना। दिमाग लगाना, और ये जरूर सोचना है कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकें, उसको स्किप करके नहीं जाइएगा, क्योंकि आपका वो समय नहीं है कि आप नहीं, क्या कहते हैं, लेवल नहीं है कि आप उसको स्किप करके चलिए, दिमाग जरूर लगाइए, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका जी? 1 हो जाएगा। लेकिन हाँ देखिए, सब जब हम देखिए थ्योरी कब बनता है ना, थ्योरी कब बनता है, यहाँ पे देखिए, सब देखिए, पहले थ्योरी बनाया, उसके बाद फिर जनरलाइजेशन किया, उसके बाद फिर एलिमिनेशन ऑफ स्पूरियस रिलेशन, उसके बाद फिर कोवेरिएशन, है ना। ये सब जो है बाद में देखा, लेकिन थ्योरी जो है अंतिम, यहाँ पे क्या, कोवेरिएशन, है ना। कोवेरिएशन मीन्स, हाँ जी देखिए, कोवेरिएशन मीन्स होता है कि कोई दो चीज में क्या क्या चीजें वेरी करता है ना। जो हम लोग रिलेशनशिप निकालते हैं ना जी कोवेरिएशन, है ना। जैसे मोटिवेशन, हेलो, जैसे मोटिवेशन और अचीवमेंट, है ना, मोटिवेशन एंड अचीवमेंट। तो ये कोवेरिएशन इसको बोलेंगे जब इनके चेंज होने से ये भी चेंज होगा, है ना। इसको बोलेंगे कोवेरिएशन, मतलब दोनों एक साथ वेरी करेगा। जैसे मोटिवेशन लेवल ज्यादा होगा तो अचीवमेंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ओके। और मोटिवेशन लेवल डाउन होगा तो अचीवमेंट कम होगा। तो क्या ये कोवेरिएशन है, क्या ये दोनों में कोवेरिएशन है एक साथ? यस सर, यस सर, यस सर। हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं ना, लिखा हुआ रहता है को एडुकेटेड मतलब गर्ल्स एंड बॉयज दोनों, है ना। वैसे यहाँ पे कोवेरिएशन मतलब दोनों का वेरिएशन एक साथ, मतलब अगर मोटिवेशन बढ़ेगा तो अचीवमेंट भी बढ़ेगा, मोटिवेशन कम होगा तो अचीवमेंट। तो सबसे पहले हम क्या देखना है, कोवेरिएशन देखना है, मतलब हमें ये रिलेशनशिप देखना है मोटिवेशन और किसका जी, अचीवमेंट। तो सबसे पहले हम ये करेंगे, मोटिवेशन और अचीवमेंट का रिलेशनशिप देखेंगे कि मोटिवेशन बढ़ने से अचीवमेंट बढ़ता है या घटता है। आपको कई ऐसी चीज भी देखेंगे, जैसे कोई चीज बढ़ रहा है तो कोई चीज घटेगा, जैसे एंजाइटी, है ना, एंजाइटी और अचीवमेंट ले लीजिए, है ना, एंजाइटी और अचीवमेंट ले लीजिए। यहाँ पे अगर एंजाइटी बढ़ेगा तो अचीवमेंट क्या होगा, घटेगा, वेरिएशन है ये भी क्या, हाँ। और एंजाइटी अगर कम होगा तो फिर अचीवमेंट क्या होगा, बढ़ेगा। ये भी क्या होता है, कोवेरिएशन होता है। तो हम जो रिसर्च स्टडी करते हैं, रिसर्च स्टडी का तो यही मकसद होता है कि कोवेरिएशन निकालना, दो वेरिएबल्स को देखना। ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। ये वेरिएबल्स को देखना कि इसके बीच क्या रिश्तेदारी है भाई, है ना। और रिश्तेदारी है तो कितनी रिश्तेदारी है कि नहीं,
जैसे हम आम मतलब जो हमारी डे टू डे लाइफ में, इसमें भी हमारी जो रिश्तेदारी है, किसी की बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है ना, कोई वन साइडेड होता है, कोई टू साइडेड होता है, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ, मतलब ऐसा होता है कि नहीं होता है? ऐसे भी इस तरह के सोशियोलॉजिकल जो वेरिएबल्स होता है, साइकोलॉजिकल इंटिटी जो होता है, साइकोलॉजिकल जो ट्रेट होता है, इसमें भी रिश्तेदारी होता है ना, इसमें भी रिलेशनशिप होता है। तो रिसर्च स्टडी में हम उसकी रिलेशनशिप के अध्ययन करते हैं, को वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. को वेरिएशन की बात है कि इलिमिनेशन ऑफ स्पोरियस रिलेशन, है ना, मतलब इलिमिनेशन मतलब खत्म करना, है ना, खत्म करना। बाहर निकाल देना, खत्म हाँ, कर। हाँ, बाहर निकलना नहीं, या फिर मतलब जो आप खत्म करना मतलब बोल सकते हैं। और स्पोरियस मतलब जो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है ना, उस तरह के रिलेशन को जो है, मतलब जो डाउट लगता है, या एक एम्बिग्यूटी वर्ड एक दिन क्लास में आपको बताए थे, याद है? जी सर। हाँ, मतलब जो एम्बिगुअस है, या जो एम्बिग्यूटी है, हाँ, जिसमें आपको किसी भी तरह से लगता है कि इसमें बोगस लाइक चीजें हैं, तो उसको इलिमिनेट करना है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इलिमिनेशन ऑफ स्पोरियस रिलेशनशिप। जब ये काम होता है तब हम जनरलाइजेशन कर लेते हैं, और जब जनरलाइजेशन हो जाता है तो इट्स बिकम अ थ्योरी। Theory. इसको हम एक थ्योरी के पे जो है ट्रीट करने लगते हैं। तो ये चीज आपको जो है ना, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो आपका थोड़ा सा लीक से हटके है ना, तो आप एक डायरी बनाइए, एक आप नोटबुक बनाइए, एकदम आपके पास एक कॉपी होना चाहिए। और वो नोटबुक जो है ना 10 रुपया में मार्केट से खरीदने वाला नहीं होनी चाहिए, है ना। वो वाला होना चाहिए जिसकी कवर जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग वाली कवर बुक होता है। राइट, समझ रहे हैं ना मेरी बात? जिसकी Yes, sir. कवर जो है कवर लगता है, उस तरह का एक आप नोटबुक खरीदिए। और वो नोटबुक, उस नोटबुक का हेडिंग ऊपर में लिखना है कि मतलब डाउट क्वेश्चन, जी, डाउट या कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन, उसका जो है हेडिंग लिखना है। और उस नोटबुक में सिर्फ उस तरह का क्वेश्चंस को आप लिखेंगे जो आपके लीक से हटके होगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बनाएंगे। इसका ये बहुत बेनिफिटेड होगा कि जो आपको टफ लगे, है ना, या जो डाउटफुल है, उस क्वेश्चन को वहां पे नोट डाउन कीजिए। जैसे सीक्वेंस है, हाँ जी, सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आप वहां पे नोट डाउन कीजिए। ये आपके लिए नया चीज है, और नई चीज को बार बार देखना होता है, उसका दर्शन जो है बार बार करना होता है। बार बार अगर आप दर्शन करेंगे तो फिर वो आपके साथ फैमिलियर हो जाएगा, है ना, जान पहचान हो जाएगा, तब फिर उसके बारे में आप जान जाएंगे। तो मेक मतलब नोटबुक, और ये सबके पास होना चाहिए। मैं बीच बीच में ना आप लोगों से अपडेट लेते रहूंगा कि आपने कितना उसमें क्वेश्चन लिखा, और सीरियल में एकदम क्वेश्चन लिखते जाएंगे। राइट, समझ रहे बात को? यस सर। देखिए Yes, बेस्ट, sir. देखिए एक तरीका, प्रिपरेशन का एक बेस्ट तरीका होता है। और ये मतलब आज ही से, कल ही से शुरू कर दीजिए। आप कल ही से मार्केट से नोटबुक लाइए और ऐसा काम करना शुरू कर दीजिए, है ना। लास्ट में आपके पास होना चाहिए कि आपकी पूरी वो कॉपी फुल हो जाए, जिसमें डाउट्स वाले हो। डाउट्स में इतना बार उसको रिवीजन कर चुके होंगे कि वो डाउट्स नहीं रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, काट छांट नहीं करेंगे, तो फिर टेस्ट देना, जी, टेस्ट देना, इससे ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको, है ना। आपका 10 क्वेश्चन में 7 क्वेश्चन सही हुआ, 3 क्वेश्चन सही नहीं हुआ। 3 किस तरह का क्वेश्चन था, क्वेश्चन का नेचर क्या था, है ना, क्यों वो आपका गलत हुआ, उसका एनालिसिस करके अगर आपको लगता है कि ये फिर मैं कभी कभी भूल सकता हूं, तो उसको अपने नोटबुक में उसको ऐड कर लेना है। राइट। और उस नोटबुक को आप अपने हिसाब से हर 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में एक बार जरूर पलट के जो है देखते रहिए, एक आदत सी बना लीजिए, है ना। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरी भी, मैं जब प्रिपरेशंस कर रहे थे तो मेरी भी इस तरह का आदत था। मैं भी क्या बोलते थे, मैं तो स्क्रीनशॉट रखा करता था। हाँ जी, शेयर है क्या ये? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो स्क्रीन शेयर है। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं तो पूरा जो है ना स्क्रीनशॉट रखते थे क्वेश्चन का, एकदम बहुत सारे स्क्रीनशॉट रखते थे। और उस स्क्रीनशॉट को सुबह उठ के, है ना, सुबह उठ के पहला दर्शन किसका करना है, भगवान वगैरह कर लीजिएगा, है ना। उसके बाद दूसरी दर्शन किसका करना है, जी, हाँ, यही स्क्रीनशॉट का आपको दर्शन करना है ना, स्क्रीनशॉट का दर्शन करना है। तो अभी अभी ये नहीं है क्या? नहीं है सर। एक सेकंड, है ना, फाइल ढूंढ रहा हूं मैं, है ना। तो ये मतलब एक ना, एक बेस्ट प्रिपरेशन आपका यहाँ पे लेके जाएगा, है ना। जी, अब दिख गया।
ये नहीं। नहीं स्क्रीन सर, नहीं नो सर। सर। अच्छा अच्छा, हो जाएगा बाबू, हो गया ना? यस सर। यस सर। देखिए ये मेरी फाइल बना बना हुआ रहता था। देखिए इसमें डेली सुबह लिखा हुआ है ना, ये सब में क्वेश्चन रहता था। अभी तो बहुत सारा डिलीट कर दिए हैं। ये सब मॉक टेस्ट वगैरह रहता था, रिसर्च का क्वेश्चन रहता था। इसमें बहुत सारा स्क्रीनशॉट जो है हम रखा करते थे। ठीक है, पेपर 1 का अलग, पेपर 2 का अलग। देखिए ये देखिए है ना, पर डे का मतलब 2 नवंबर को अगर मैंने कोई एक टेस्ट अटेम्प्ट किया, टेस्ट सीरीज दिया, तो उस 2 नवंबर को मेरा कितना क्वेश्चन डाउट्स हुआ 100 में से, है ना। और वो 2 नवंबर का मतलब इतना सारा क्वेश्चन जिसमें मेरा डाउट हो गया, है ना। तो उस क्वेश्चन का एनालिसिस करके उसका स्क्रीनशॉट रख ली, चूंकि लैपटॉप से करते थे। देखिए ये क्वेश्चन का प्रैक्टिस है ना, इस तरह का क्वेश्चन रख लिया, उसको फिर डेली उसको प्रैक्टिस करना है। उसका सॉल्यूशन देखिए, ये सारी सॉल्यूशन, फिर उस सॉल्यूशन को देखना। तो ये देखिए इतनी सारी स्क्रीनशॉट है। ये मतलब तरीका था। ये 3 नवंबर का है, 2 के बाद 3, उसके बाद 4, 5, इस तरीके से जो है ना हर दिन का आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा। तो ये जब आप सर हम लोग भी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं या फिर नोट बिल्कुल करना रख होगा? सकते हैं। अगर आप इसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं तो आप जरूर रखिए, स्क्रीनशॉट रख के उसका एक फाइल बना के, है ना। ऑर्गेनाइज होना चाहिए, रैंडमली नहीं, ऑर्गेनाइज रूप से इसका एक फाइल बना के रख सकते हैं आप, है ना। स्मार्ट तरीके से आपका अगर लैपटॉप है तो आप लैपटॉप में कर सकते हैं, राइट, है ना। नहीं तो कॉपी रखिए डायरेक्ट, समझ रहे हैं जी। यस सर। इस ऐप पे तो स्क्रीनशॉट नहीं होता यस है। सर। हाँ, लेकिन क्या कहते हैं कि आपके पास जी, आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास डाउट्स वाला क्वेश्चन होना ही चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यस सर। जी, 100% होना चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन और ये सारी क्वेश्चन जो अभी आप कर रहे हैं ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ना। ये सारी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, और ये सारा जो है आपका कभी न कभी पूछा गया है। लेकिन हो सकता है कि 15, 16, 17, 18 का पहले क्वेश्चन आपको दिया जाता है, और धीरे धीरे जब आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तब फिर 20, 21, 22 का भी क्वेश्चन आपको धीरे धीरे देना शुरू हो जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए कितना आसान, क्या क्वेश्चन था जी? स्टेप ऑफ रिसर्च पूछ दिया, है ना। ये स्टेप ऑफ रिसर्च, तो स्टेप ऑफ रिसर्च में कुछ है क्या? इन विच टाइप ऑफ रिसर्च द स्टेप ऑफ रिसर्च हैव टू बी साइक्लिक। अच्छा बताइए कि इतना सारा रिसर्च आपको बताए थे, और उनमें से साइक्लिक कौन सा था भाई? एक्शन रिसर्च, एक्शन रिसर्च साइक्लिक था, है ना। काम खत्म। अब मुझे लगता है कि 10 क्वेश्चन में से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था, अगर आप दिमाग नहीं लगाएंगे उसमें, कॉमन सेंस नहीं लगाएंगे, तो एक क्वेश्चन आपका गलत होने की चांसेस है, सिर्फ ओनली एक क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपका 9 का 9 क्वेश्चन 100% बनना चाहिए था, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कुछ नहीं बोलेंगे, आपकी गलती होती है, कोई बात नहीं। हाँ, गलती से हम सीखेंगे। लेकिन हाँ, टेस्ट आप उसको रीअटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, आपका टेस्ट गलत हो, हम उस पर कुछ नहीं, ज्यादा नहीं बोलेंगे। हाँ, लेकिन पढ़िएगा बहुत सिंसियरली। लेकिन टेस्ट नहीं दे के आना वो क्राइम है ना, वो बहुत बड़ा क्राइम है, ऐसा नहीं कीजिएगा। और टेस्ट भी दीजिए तो बहुत सिंसियरली टेस्ट दीजिए, समय निकाल के टेस्ट दीजिए। और सारे क्वेश्चन को देखिए, टेस्ट बनाने का सबसे बड़ा जो कारण होता है कि हमसे क्वेश्चन गलत क्यों हो जाता है ना। क्वेश्चन गलत होने का सबसे बड़ा कारण होता है कि क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करना, है ना। क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं करना और क्वेश्चन पे चले जाना। जब तक आप क्वेश्चन को 100% अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, जब क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं आप, जब तक 100% क्वेश्चन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तब तक आप ऑप्शन में मत जाइए। हाँ, और आपको पास जो ना एनफ समय दिया हुआ रहता है हमारा टेस्ट में, क्योंकि अभी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, एनफ समय होता है, उसको बहुत आराम से पढ़िए, है ना। उसके मीनिंग को समझने की कोशिश कीजिए। जब क्वेश्चन आपको लगे कि मैं समझ गया क्वेश्चन, तब जाकर आप ऑप्शन में जाइए, राइट। तो शिद्दत से समय दीजिए। कुछ बच्चे ने 2-4 मिनट में भी टेस्ट सबमिट कर दिया है ना। ये कौन बदतमीज सब है जी, कोई समय नहीं है क्लास आने का। क्या जी? तबस्सुम रियाज, तबस्सुम रियाज, शिल्पी कुमारी, हाँ जी शिल्पी कुमारी, यस सर। क्या सही से आपने टेस्ट दिया था? यस सर, मेरा रीअटेम्प्ट है दोबारा में, इसलिए कम टाइम है। अच्छा, टाइम तो कम है, लेकिन मार्क्स कितना है? सर मार्क्स तो है उसमें, शो कर रहा हूँ। तो इसमें तो 6 मार्क्स दिखा रहा है, 3 क्वेश्चन आपका सही हुआ 10 में से।
नहीं सर वो ऑटोमेटिक सबमिट हो गया, उसके बाद फिर से रीअटेम्प्ट दी हूँ मैं। सीमा श्रीवास्तव, सीमा श्रीवास्तव, सीमा प्रेजेंट है जी? सीमा नहीं है क्या क्लास में जी? सर चलिए आगे बढ़े। नहीं सर है क्लास में, हैंग कर गया था सर, नहीं क्लिक हो रहा था। अच्छा अच्छा, तो क्या दिक्कत हो रहा था क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको? कुछ समस्या? क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सर, हम्म, टेस्ट दिए थे, लेकिन वो थोड़ा सा हमको लैंग्वेज का प्रॉब्लम हुआ था और एक कुछ एक लाइन नहीं। का तो इंग्लिश लिखा हुआ था, बस एक लाइन का। नहीं सर, उन सभी क्वेश्चन में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। 2 क्वेश्चन जो अभी आप समझा रहे थे जिसको बाद में, उन क्वेश्चन में हमको प्रॉब्लम हुआ था, वो सब। चलिए आगे बढ़े जी। हाँ जी एवरीवन। सर आप सर सर बताओगे ना सर, स्लाइड रिसर्च और हाँ जी। साइंटिफिक रिसर्च और मैथ रिसर्च, ये इसमें प्रॉब्लम होता है। 8 नंबर आया, 2 नंबर इसमें मेरा कुछ इधर उधर दिए सर। क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं आई? जी सर, देखिए क्या आप लोग को जा रही है क्या आवाज? आप लोगों को क्या आवाज क्लियर होले? नो सर नो सर। क्लियर नहीं है तो सर। ठीक है, आप मुझे मैसेज कीजिएगा जो भी प्रॉब्लम है। जी हाँ? सर, ठीक है, मैसेज कीजिएगा। ठीक जी है, सर। चलिए हम लोग आज से एक नए टॉपिक की तरफ प्रस्थान करें। यस सर, यस सर। यस सर। मतलब वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द हाइपोथेसिस, है ना? दैट इज द क्या? हाइपोथेसिस, है ना? हाइपोथेसिस को अगर हम हिंदी में देखें तो इसको परिकल्पना कहते हैं, है ना? क्या कहते हैं? परिकल्पना या परिकल्पना भी कहते हैं इसको, हाइपोथेसिस, है ना? परिकल्पना, चूंकि हम अपने डे टू डे लाइफ में परिकल्पना कितना ज्यादा करते हैं, कई बार परिकल्पना करते हैं हम, है ना? और हाइपोथेसिस वर्ड का भी हम गाहे कभी ना कभी जो है हम उसका भी यूज करते हैं, हाइपोथेसिस, है ना? बट हाइपोथेसिस रिसर्च में क्या है और एक लिटरल मीनिंग क्या है हाइपोथेसिस का, दोनों हम समझेंगे। पहले हम आते हैं कि हाइपोथेसिस का एक जनरल मीनिंग क्या है ना? क्या इसका लिटरल मीनिंग होता है, क्या परिकल्पना है ना? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर अभी मेरे रूम में लाइट चली, लाइट मतलब बंद हो गई, ऑफ हो गया, है ना? लाइट ऑफ हो गई, सडनली चल रहा था, फैन एंड लाइट ऑफ हो गया, तो यहाँ पे आप परिकल्पना कीजिए कि व्हाट इज द रीजन। मतलब एक प्रॉब्लम है, ये क्या है? एक समस्या है जी, ये क्या है? एक समस्या है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग ना ग्रास रूट में लेके चलेंगे, उसके बाद फिर आगे जाएंगे। अगर एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है कि लाइट चली गई जी, लाइट चली गई, ये एक प्रॉब्लम हो गया। इस प्रॉब्लम को आपको क्या लगता है, क्या इसका सॉल्यूशन है? मतलब क्या इसका कारण है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों मतलब ये लाइट गया हो? मतलब क्या कहते हैं, एक परिकल्पना कीजिए कि लाइट बंद क्यों हुआ, लाइट ऑफ क्यों हुआ, या फैन ऑफ क्यों हुआ, आपको क्या लगता है? लाइट चली गई होगी सर। बिजली चली गई सर एक बारिश हो गई इसलिए लाइट चली गई। मतलब बिजली चली गई, चलिए, मतलब कोई कह रहा है कि करंट चली गई, कर दिए। फैन ही फैन खराब खराब हो हो गया, बारिश इसके तो काफी सारे वजह हो सकते हैं। गया। चलिए ठीक है। एक का कहना है कि सर इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से चली गई है, या इस वजह फ्यूज से उड़ गया होगा सर। लाइट चली गई, है ना? दूसरा कह रहे हैं कि सर बल्ब खराब हो गया, ये भी एक रीजन हो सकता है, मतलब बल्ब का फ्यूज हो जाना। यस सर। बल्ब फ्यूज हो सकता है सर, लेकिन बल्ब और जो पंखा है दोनों का ऑफ हो जाने से इसका मतलब तो यही है ना कि बिजली नहीं है। अच्छा, ये भी हो सकता है कि मतलब जो फ्यूज बाहर से कट गया होगा, ये भी हो सकता है फ्यूज, है ना जी? ये भी हो सकता है कि फ्यूज अब लगेगा, है ना? फ्यूज बोर्ड का पेज कट गया तो सर दोनों में हाँ कट जाएगा। हाँ, मान लेते हैं कि फ्यूज उड़ गया होगा, मतलब ये ठीक है, ये आप लोगों ने बता रहे हैं ना। चौथा भी कोई बता रहे आप में से कि सर रूम में कोई नेगेटिव एनर्जी इंटरेक्ट कर गया था, इस वजह से सब बंद हो गया, है ना जी? रूम में कोई नेगेटिव एनर्जी किसको बोलते हैं? भूत को। सर्किट हो जाना।
अरे भूत वगैरह मूवी में नहीं देखे हो, हॉरर मूवी में? हाँ, भूत अंदर एंटर किया, सब हाँ बल्ब वगैरह बंद हो जाता है, उसको बोलते हैं मतलब जो नेगेटिव एनर्जी है ना। तो वैसा देखे आप लोग हॉरर मूवी? सर अभी रात है सर। हाँ, बड़ी डराता है। हम तो अगर मैं कभी हॉरर मूवी देखता हूँ ना, तो मैं डेफिनेटली सारा बल्ब ऑन करके मैं देखता हूँ, मतलब रियली मुझे बहुत डरा देता है। हाँ चलिए, तो ये जो आपने क्या बल्ब का बंद होना कोई इनमें से कोई एक कारण होगा, है कि नहीं? यस सर। लेकिन ये सारा क्या, ये सारे को हम एक प्रिडिक्शन बोलेंगे कि आपने अनुमान लगाया, यस सर। है कि नहीं? सारे को आपने क्या बोलेंगे कि ये सारे आपने अनुमान लगाया। कोई जरूरत नहीं कि पहला वाला गलत होने के चांसेस है। जो आपने पहला वाला कहा, हो सकता है कि उस कारण से बल्ब नहीं गया होगा, बिजली है, क्या ये गलत हो सकता है जी? हो सकता है हो सकता है कि ये भी गलत हो सकता है, हो सकता है ये सही हो सकता है, और हो सकता है ये गलत हो सकता है ना? तो मतलब ये जो कोई आपके पास समस्या है, ध्यान सुनिएगा, कोई आपके पास समस्या है, उस समस्या का फौरी हल तलाश करना जी। कोई आपके पास समस्या है और उस समस्या का फौरी हल तलाश करना, मतलब इमीडिएट एक सॉल्यूशन का प्रिडिक्शन करना, एक सॉल्यूशन का अनुमान लगाना, एक हल का अनुमान लगाना, उसी को हम इंग्लिश में हाइपोथेसिस बोलते हैं और हिंदी में परिकल्पना बोलते हैं, है ना? यू हैव अ प्रॉब्लम, है ना, यू हैव अ प्रॉब्लम, और तुरंत फौरी तौर पे, इमीडिएट तौर पे एक प्रिडिक्शन करना उसके सॉल्यूशन का, है ना, उसके सॉल्यूशन का एक प्रिडिक्शन करना। उस प्रिडिक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे जी? उस प्रिडिक्शन को क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस बोलेंगे। तो ये जो आपने सभी किया, ये हाइपोथेसिस है। ये क्या है जी? हाइपोथेसिस है, है ना? और ये हाइपोथेसिस में से आपकी हाइपोथेसिस सही भी हो सकता है कि सभी हाइपोथेसिस आपका गलत हो जाए, है ना जी? हो सकता है आपकी सभी हाइपोथेसिस गलत हो सकता है, इसमें से कोई अन्य कारण हो। लेकिन आप जो एक फौरी तौर पे एक जो हल तलाश किया, क्या तलाश किया जी? एक जो सॉल्यूशन आपने सर्च किया, एक सॉल्यूशन के बारे में जाना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे जी? उसी को क्या बोलेंगे? हाइपोथेसिस। उसी को हम लोग हाइपोथेसिस बोलेंगे, है ना? अब हाइपोथेसिस आप, चूंकि ये आपका जनरल मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग हाइपोथेसिस इसी को कहते हैं। अब रिसर्च में आ जाए हम लोग, समझ गए ना सभी जी? यस सर, यस सर। हाइपोथेसिस टर्म्स जो है, सबसे आसान टर्म ये हाइपोथेसिस को प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इस हाइपोथेसिस को क्या कर सकते हैं? प्रिडिक्शन, है ना? प्रिडिक्शन मतलब अनुमान लगाना, है ना? इस हाइपोथेसिस को प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इस हाइपोथेसिस को एजम्पशन कर सकते हैं। क्या? एजम्पशन, है ना? या एज्यूम भी कर सकते हैं। एज्यूम मतलब मान लेना, है ना? मान लेते हैं कि बल्ब जो है लाइट चली गई इसलिए बल्ब बंद हो गया था, मैंने एज्यूम कर लिया, है ना? मैंने सपोज कर लिया। क्या और कह सकते इसको जी? क्या कह सकते हैं? हाँ सब बताएंगे ना। सपोज कर लिया इसको, है ना? एक फौरी तौर पे एक हमने टेंटेटिव सॉल्यूशन का मतलब होता है कि फौरी तौर पे हमने इसका हल निकाल लिया। तो जो हाइपोथेसिस होता है वो क्या होता है जी? क्या होता है? टेंटेटिव होता है। सॉल्यूशन, है ना? टेंटेटिव सॉल्यूशन, है ना? टेंटेटिव सॉल्यूशन। क्या हम एक इसको गैस बोलेंगे? गैस करना, जैसे बोलते हैं ना कि यस सर, ये भी एक तरीके से अनुमान लगाना, है ना जी? ये भी एक तरीके से अनुमान लगाना। तो इसको बोलेंगे एजुकेटेड गैस, है ना? क्या बोलेंगे इसको? एजुकेटेड गैस, है ना? एजुकेटेड गैस इसलिए, जैसे मैंने आप में से किसी ने कहा ना कि सर अच्छा बल्ब इसलिए बंद हो गया कि कोई नेगेटिव एनर्जी रूम में घुस गया था, भूत आ गया था सर, इसलिए बल्ब बंद हो गया। तो ये एजुकेटेड गैस है कि अनएजुकेटेड गैस है? हाइपोथेसिस जब लगाना है जी, अनुमान जब भी आपको लगाना है तो कौन सा गैस करना है? एजुकेटेड गैस। तो हम हाइपोथेसिस को, परिकल्पना को एक अनुमान कह सकते हैं, प्रिडिक्शन कह सकते हैं, अजम्पशन कह सकते हैं, सपोजिशन कह सकते हैं, टेंटेटिव सॉल्यूशन कह सकते हैं, एजुकेटेड गैस बोल सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, इतना टर्म क्लियर एवरीवन? प्लीज एवरीवन
यस सर। यस सर। क्लियर ना? Yes, एकदम sir. जैसे ही हाइपोथेसिस आए, है ना, जैसे ही हाइपोथेसिस आए, ये सारी चीज आपके जहन में आना चाहिए कि एक प्रेडिक्शन है, एक एजम्पशन है, एक सपोजिशन है, एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है, एजुकेटेड, एक गैस है। ठीक है, अब हाइपोथेसिस का टर्मिनोलॉजिकल मीनिंग में हम लोग आ जाए। इतना क्लियर है एवरीवन प्लीज? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, Yes, sir. हाइपोथेसिस जो है ना दो टर्म से मिलके बना है ना। हाइपोथेसिस जो है दो टर्म से मिलके बना है, एक हाइपो और थेसिस, है ना। एक हाइपो मीन्स होता है लेस देन, और थेसिस मतलब जनरली हेल्ड अ व्यू, है ना जी। हाइपो जो है दो, हाइपोथेसिस दो वर्ड से बना है। एक हाइपो जिसका मीनिंग होता है लेस देन, मतलब कम से कम, और थेसिस मतलब होता है जनरली हेल्ड अ व्यू। जैसे हम लोग रिसर्च स्कॉलर सब जो थेसिस लिखता है ना, जनरली हेल्ड अ व्यू, वही वाली। तो जनरली हेल्ड अ व्यू मतलब कम से कम आप एक जो व्यू क्रिएट करते हैं, है ना, कम से कम जो एक आप व्यू क्रिएट करते हैं। आपके पास कोई प्रॉब्लम आया, है ना, जैसे ही कोई प्रॉब्लम आया, उस प्रॉब्लम का कम से कम एक जो सॉल्यूशन तलाश करते हैं, एक जो हल तलाश करते हैं, एक जो आप अनुमान लगाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेस देन या जनरली हेल्ड अ व्यू। लेस देन जनरली हेल्ड अ व्यू मतलब कम से कम एक व्यू या एक प्रिडिक्शन लगाना, है ना, उस समस्या के तय। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे जी, हाइपोथेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल आप रोड से चल रहे हैं, है ना, रोड से चल रहे हैं, अब बीच रोड में एक आदमी मतलब लेटा हुआ है, तुरंत आपके दिमाग में क्या आएगा? हाइपोथेसिस बनेगा सर। हाँ, हाँ, क्या बनेगा वो हाइपोथेसिस, मतलब कुछ ना कुछ तो बनेगा। हो सकता है कि आप ये सोचे कि एक्सीडेंट हुआ है, हो सकता है कि आप ये सोचे कि बहुत ज्यादा पी लिया है दूध, हाँ, पी के सोया हुआ है। हाँ, बहुत ज्यादा पी के दूध सोया हुआ है ना, मतलब बहुत ज्यादा दूध पी के सोया हुआ है, ऐसा आप सोच सकते हैं, यस सर। है ना Yes, sir. जी। ये भी सोच सकते हैं कि उसको रोड में सोना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सोया हुआ है। तो मतलब फौरी तौर पे एक जो आपके जहन में सॉल्यूशन आता है, उसी को एक जो आप अनुमान लगाते हैं, तो क्या उसी को हम हाइपोथेसिस बोलेंगे? यस सर। यस सर। अच्छा, Yes, sir. ये बात साथ साथ में याद रखिए कि जितना भी आपने क्या कहते हैं प्रिडिक्शन करते हैं, अनुमान लगाते हैं, वो अनुमान आपका सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. जी बिल्कुल। जैसे वो आदमी सोया हुआ था रोड में, और आपने सोचा कि अरे कोई नहीं, बहुत ज्यादा दूध पी लिया था, इस वजह से जो है ये रोड पे सोया हुआ है ना। ये बात गलत भी हो सकता है ना जी। यस हो सर। सकता है कि किसी Yes, कारण हो सकता है पानी पिया होगा, है ना जी। अगर आप पानी का जो है मतलब जो है ये लगाया है, प्रिडिक्शन लगाया, तो हो सकता है कि एक्सीडेंट हो गया होगा। तो जो आप हाइपोथेसिस करते हैं, हाइपोथेसिस की कैरेक्टरिस्टिक ये है कि हाइपोथेसिस ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता फॉल्स भी हो सकता है ना। ट्रू भी हो सकता है और फॉल्स भी हो सकता है। इट्स क्लियर? हाँ जी, क्लियर Yes, sir. Yes, sir. Clear. है ना। अब हम आ जाते हैं रिसर्च में, है ना। रिसर्च हाइपोथेसिस हम किसको बोलेंगे, है ना, रिसर्च हाइपोथेसिस। आ जाए अब हाइपोथेसिस में, हम लोग रिसर्च हाइपोथेसिस में। जी सर। Yes, sir. हम लोग जो है रिसर्च में कई बार हम लोग कहते हैं, खास करके क्वांटिटेटिव रिसर्च और क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं। आपको क्वांटिटेटिव रिसर्च में याद कराए थे, याद होगा आपको, Yes, sir. है ना जी। क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस को आपको याद कराए थे कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट कराते हैं, इसमें फॉर्मुलेट कराते हैं, और इसमें ही हाइपोथेसिस को हम लोग टेस्ट करते हैं। और क्वांटिटेटिव रिसर्च का ये काम होता है कि दो वेरिएबल के बीच, हाँ, क्वेश्चनर आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में, है ना, क्वेश्चनर नहीं, क्वेश्चन, है ना, जो आपका क्वालिटेटिव रिसर्च में रिसर्च क्वेश्चन बनाते हैं क्वालिटेटिव रिसर्च में। रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है? रिकॉर्डिंग है कि नहीं जी? है यस सर। सर है। Yes, sir. हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या जी? यस सर आ रही है। देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान सुनिए कि क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम लोग ऐसा काम करते हैं कि दो वेरिएबल के बीच क्या रिलेशन है, उसका हम लोग पता लगाते हैं, है ना। दो वेरिएबल एक दूसरे को, या दो से ज्यादा वेरिएबल एक दूसरे को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है, उसका भी हम लोग पता लगाते हैं,
जी, है ना, कौन कॉज एंड इफेक्ट है, क्या क्या ये हम लोग क्वांटिटेटिव रिसर्च में करते हैं ना, करते हैं। यस सर। यस सर। चलिए, Yes, अगर sir. हमारे पास दो ग्रुप है ना, दो ग्रुप है, एक बॉयज का ग्रुप है और एक गर्ल्स का ग्रुप है, हम ये भी देखते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में कि ये दोनों ग्रुप में मैथमेटिक्स अचीवमेंट किसका बेहतर है, गर्ल्स का बेहतर है या बॉयज का बेहतर है। अगर स्टीरियोटाइप देखे तो हम ये भी देख सकते हैं कि बॉयज के अंदर, बॉयज जो ग्रुप है इसके अंदर स्टीरियोटाइप ज्यादा है या गर्ल्स के अंदर स्टीरियोटाइप ज्यादा है ना। एक अध्ययन आया था, वो अध्ययन से पता चला रिसर्च का कि बॉयज के अंदर ज्यादा स्टीरियोटाइप है ना। तो ये चिंता का विषय है कि नहीं। तो मतलब क्वांटिटेटिव रिसर्च में हम ऐसा अध्ययन करते हैं कि दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच रिलेशनशिप और स्टडी करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कि आप स्टडी कर रहे हैं टू स्टडी द मैथमेटिक्स अचीवमेंट ड्यू टू मोटिवेशन, है ना जी। हेलो, आपका रिसर्च टॉपिक क्या है जी? आपका रिसर्च टॉपिक क्या है? टू स्टडी। देखिए, आप रिसर्च टॉपिक हम लोग बार बार लिखेंगे और इससे बहुत सारी चीजें क्लियर होगा ना। टू स्टडी, हाँ जी बोलिए। टू स्टडी द मैथमेटिक्स अचीवमेंट ड्यू टू मोटिवेशन, है ना। इस रिसर्च टॉपिक में या इस रिसर्च प्रॉब्लम में मोटिवेशन, इस रिसर्च प्रॉब्लम में हम यही देखना चाहते हैं कि मोटिवेशन की वजह से एकेडमिक अचीवमेंट ज्यादा हो रहा है या कम हो रहा है ना। हमें नहीं मालूम, है ना, वी डोंट नो एनीथिंग एल्स, है ना, हमने, लेकिन हमें देखना है। और कब हमें मालूम चलेगा? जब हम रिसर्च कर लेंगे तब हमें ये चीजें मालूम चलेगा। उससे पहले हमें चीजें मालूम नहीं होता है कि नहीं। अगर मालूम है तो हम करेंगे क्यों रिसर्च? रिसर्च तो अननोन चीज पे किया जाता है ना, राइट। तो यहाँ पे हमारी जो स्टडी है इसका मकसद क्या है जी? क्या स्टडी करेंगे हम लोग? ये देखना, मतलब हाँ, देखना है कि मैथमेटिक्स अचीवमेंट मोटिवेशन की वजह से क्या प्रभावित होता है, क्या ज्यादा हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो अब ये हमें कब मालूम चलेगा जी? कब हम मालूम चलेगा? पूरा डेटा उटा कलेक्ट कर लेंगे, डेटा कलेक्ट करने के बाद डेटा का जब एनालिसिस करेंगे उस वक्त मालूम चलेगा हमें जी। Yes, sir. उस वक्त हमें मालूम जी, उस वक्त मालूम चलेगा, है ना। लेकिन आप देखिए, ये भी मैं बताऊंगा कि हाइपोथेसिस बनाना क्यों जरूरी है ना। हाइपोथेसिस बनाना क्यों जरूरी है, हमें तब मालूम चलेगा जब हमारी डेटा कलेक्शन करके एनालिसिस वगैरह कर लेते हैं, तब हमें मालूम चलेगा कि क्यों, मतलब क्या अचीवमेंट को मोटिवेशन इंपैक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन बिफोर द डेटा कलेक्शन, है ना, बिफोर द डेटा कलेक्शन, आपको मैं अगर एक अनुमान लगाने बोलूं कि यहाँ पे एक वेरिएबल है आपका मोटिवेशन एंड दूसरा वेरिएबल है अचीवमेंट, है ना। एक वेरिएबल है आपका मोटिवेशन और एक वेरिएबल है अचीवमेंट। ये दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है ना जी। ये दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, इसका एक आप अनुमान लगाइए, है ना। तो आप में से कौन अनुमान लगाएंगे जी? सर, मोटिवेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल लग रहा है सर, और अचीवमेंट डिपेंडेंट वेरिएबल है। अरे नहीं, एक अनुमान लगे, वो तो है ही। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में कुछ नहीं बोले हैं। मोटिवेशन और एकेडमिक अचीवमेंट में क्या रिलेशनशिप होगा उसका एक अनुमान लगाइए। जेवा समय डायरेक्टली तो क्वेश्चन होगा, इसकी कोरिलेशन होगा। अनुमान लगाइए ना, क्या होगा वो नहीं। अनुमान कैसे लगाया जाता है? अनुमान लगाइए। जो पर्सन ज्यादा मोटिवेटेड होगा तो उसका बढ़ेगा तो अचीवमेंट बढ़ेगा, ये भी बात है। नासिर खान घटेगा तो अचीवमेंट घटेगा। अच्छा, ओके, नासिर खान, हाँ प्लीज। यस सर। सर, जो चाइल्ड या स्टूडेंट ज्यादा मोटिवेटेड होगा तो उसका मैथमेटिकल अचीवमेंट जो ज्यादा बेटर होगा, ये एक हाइपोथेसिस है। या इसका ये भी आ सकता है कि जो कम मोटिवेटेड होगा तो उसका जो मैथमेटिकल अचीवमेंट जो है मतलब कम आने के चांसेस है। ये आपका प्रिडिक्शन मात्र है, मतलब एक हाइपोथेसिस ओनली है कि नहीं, एक अजम्पशन ओनली है। इनका फाइनल रिजल्ट इसका कोई लेना देना नहीं है, राइट। यस सर, बाद में मतलब हम इसको प्रूव करेंगे कि ये हमारा हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। एग्जैक्ट होता है, मतलब लास्ट में हम इसी चीज को टेस्ट करेंगे, कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाया था शुरू में वो आपका राइट है, मतलब ट्रू है या फॉल्स है। अगर ट्रू है तो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर फॉल्स है तो उसको रिजेक्ट कर देंगे। इसमें बात करेंगे हम लोग फिर बाद में, ठीक है।
तो इन्होंने जो प्रिडिक्शन किया, सभी लोग ध्यान सुनिए, इन्होंने जो प्रिडिक्शन किया कि जो बच्चे ज्यादा मोटिवेटेड है ना, जो बच्चे ज्यादा मोटिवेटेड है उसमें मैथमेटिक्स अचीवमेंट ज्यादा होगा। एक प्रिडिक्शन है। ये भी प्रिडिक्शन है कि अगर बच्चे कम मोटिवेटेड है तो उसका एकेडमिक अचीवमेंट जो है या मैथमेटिक्स अचीवमेंट कम होगा। क्या ये प्रिडिक्शन है जी सभी का? यस सर। हो सकता है कि प्रिडिक्शंस अलग भी हो, लेकिन रिसर्च चूंकि बहुत प्रिसाइज होता है, बहुत ऑब्जेक्टिव होता है, तो इसका हाइपोथेसिस जो है आप मनमाने तरीके से नहीं बना सकते। बहुत प्रिसाइज मैनर में होता है, बहुत सिस्टमेटिक इसका सेंटेंसेस होता है जो आपको मैं बनाना सिखाएंगे भी, है ना। बहुत स्ट्रक्चर्ड इसके सेंटेंसेस होता है, बहुत स्ट्रक्चर्ड इसका वर्ड्स होता है, हर चीज में ध्यान रखा जाता है। मतलब ऐसे ही आप अनुमान नहीं लगा सकते, लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से अनुमान लगा सकते हैं, राइट है कि नहीं? तो कोई भी अगर दो वेरिएबल दे दे आपको, जैसे अभी एंजाइटी और हैप्पीनेस दे दे, है ना, एंजाइटी और हैप्पीनेस देते, तो क्या यहाँ पे भी आप इनका रिलेशन क्या होगा, ये दोनों के बीच क्या रिलेशन होगा? क्या वी कैन प्रिडिक्ट द रिलेशंस बिटवीन दिस टू वेरिएबल? यस सर, जी, एक कर के सकते बढ़ने जैसे है ना, एंजाइटी के बढ़ने से हैप्पीनेस डाउन होगा, या फिर एंजाइटी अगर ज्यादा होगा तो हम ज्यादा हैप्पी होंगे। तो इस तरह कोई भी आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं, राइट? यस सर, राइट और रॉन्ग? राइट राइट, है ना। अब राइट राइट, इस तरीके से जो है ना हम लोग हाइपोथेसिस लगाते हैं ना, इसी तरीके से हम लोग हाइपोथेसिस लगाते हैं। एक डेफिनेशन देख लीजिए हाइपोथेसिस का, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे कि आ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट। जी, ये वाली डेफिनेशन एकदम आप याद रख लीजिएगा। ये वाली जो डेफिनेशन है हाइपोथेसिस का, आपका एकदम याद होना चाहिए कि आ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक वो अस्थायी कथन है ना। मतलब पूर्ण रूप से वो सत्य वैसी कोई जरूरी नहीं है, बल्कि एक टेंटेटिव स्टेटमेंट है या फिर एक टेंटेटिव सॉल्यूशन है। दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के बीच क्या रिलेशनशिप होगा उसका एक इमीडिएट सॉल्यूशन बोलिए, है ना, या फिर एक अजम्पशन बोलिए या एक प्रिडिक्शन बोलिए, राइट? हाँ जी प्लीज। यस सर। तो आ हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट, once again a hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variables, right? है ना? यस सर। यस क्या कहते हैं कि a hypothesis is a specific testable prediction about what you expect to happen in your study। देखिए क्या कहता है कि हाइपोथेसिस बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए, और जो भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं, है ना, टेस्टेबल प्रिडिक्शन अबाउट व्हाट यू एक्सपेक्ट टू हैपन। आप जो भी आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी आप हाइपोथेसिस लगा रहे हैं, वो हाइपोथेसिस क्या होना चाहिए जी? क्या होना चाहिए? टेस्टेबल होना चाहिए। आप उसको जांच कर सकते हो, उसको जांच करके सही या गलत आप ऐसा कर सकते हो। तो जब भी आप हाइपोथेसिस बनाए, उस हाइपोथेसिस टेस्टेबल होना चाहिए। जैसे बल्ब खराब हुआ था, ये जो बल्ब है वो बंद हो गया था, तो मैंने आप लोगों ने एक प्रिडिक्शन किया कि सर नेगेटिव एनर्जी आ गया था रूम में, तो इस वजह से बंद हो गया, भूत वगैरह आ गया था। क्या इस टेस्टेबल है? ये वाली प्रिडिक्शन टेस्टेबल है? कोई साबित कर सकता है? नो सर। रिसर्च में इस तरह का प्रिडिक्शन जी, रिसर्च में इस तरह का प्रिडिक्शन नहीं बनेगा, नहीं होता है ना, नहीं होता है, राइट? ये चीज है। यस सर। अब देखिए, अब हमको थोड़ा सा इसका जो है ना इम्पोर्टेंस वगैरह मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस बनाना, है ना, रिसर्च हाइपोथेसिस बनाना क्यों जरूरी है, आखिर हमें रिसर्च हाइपोथेसिस जो हमें बनाते हैं तो इसकी क्या जरूरी है? आप लोग को क्या लगता है जी? रिसर्च हाइपोथेसिस बनाना क्यों जरूरी होता है? सर, रिसर्च को एक डायरेक्शन मिलता है। डायरेक्शन मिल जाता है। वेरी गुड। जब हम हाइपोथेसिस जी जब हम ये डायरेक्शन वर्ड को, मतलब दिशा वर्ड को जो है आप जहन में भी रखिए, ये दिशा है ना। जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना जी, जब भी हम हाइपोथेसिस बनाते हैं तो हमको, जो रिसर्चर है, रिसर्चर को एक दिशा मिलता है कि हम किस डायरेक्शन में जाना है हमको, है ना, हमें किस डायरेक्शन में जाना है उनको एक मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाइए, जैसे मैंने कहा था कि बल्ब क्यों बंद हुआ, है ना, और आपने तुरंत एक टेंटेटिव सॉल्यूशन निकाल लिया, तुरंत आपने गेस कर लिया कि हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी जी, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से चला गया इस वजह से। ये आपका पहला हाइपोथेसिस है
है ना, पहला हाइपोथेसिस है। दूसरा आपका हाइपोथेसिस है कि हो सकता है कि फ्यूज हो गया होगा। क्या फ्यूज हो गया होगा? बाहर की जो फ्यूज है शायद कट गया होगा, ये हो सकता है। तीसरा आपका था कि बल्ब खराब हो गया होगा, है ना, बल्ब खराब हो गया। चौथा आपका हाइपोथेसिस है कि हो सकता है कि कहीं से वायर जो है डिस्कनेक्ट हो गया, ये भी हो सकता है, कहीं से वायर डिस्कनेक्ट हो गया। यस सर। यस सर। इनमें से आपका जो है हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस 1, हाइपोथेसिस 2, हाइपोथेसिस 3, हाइपोथेसिस 4। अब एज ए रिसर्चर की तरह आप इसको सोचिए कि किस तरीके से इट विल हेल्पफुल फॉर यू, है ना, तो कहां तक पहुंचना, रियल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचना, जो रियल प्रॉब्लम है, जो ऑथेंटिक प्रॉब्लम है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको किस तरीके से हेल्पफुल है। जैसे ये आपने पहला 4 अनुमान लगाया, पहला टेस्ट करेंगे क्या इलेक्ट्रिसिटी पावर हाउस से चली गई क्या, तो इसको टेस्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, तुरंत रूम के बाहर आ जाते हैं, है ना, रूम के बाहर आके सभी लोग का देखते हैं, गांव मोहल्ले में देखते हैं कि अच्छा सबका तो लाइट है ना, सबका लाइट है, आप ही का दूसरा रूम में लाइट है। इसका मतलब है कि ये जो आपने प्रिडिक्शन लगाया था, ये प्रिडिक्शन क्या हो गया, फॉल्स हो गया, राइट, फॉल्स हो गया, है ना। दूसरा जो आपका प्रिडिक्शन है कि फ्यूज, तो तुरंत जाके क्या करेंगे आप, फ्यूज को टेस्ट करेंगे कि फ्यूज सही है या नहीं, है कि नहीं जी? यस सर। ये देखिए आप जो ये काम कर रहे हैं ना, ये जो आप काम कर रहे हैं, जो टेस्ट कर रहे हैं आप, क्यों? क्योंकि आपने जो प्रिडिक्शन किया था, प्रिडिक्शन के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं। मतलब एज ए रिसर्चर आपको एक डायरेक्शन मिल रहा है कि आप किस डायरेक्शन में आप काम करेंगे, है कि नहीं। अगर आपने ये प्रिडिक्शन ही नहीं किया होगा कि बल्ब अगर चली गई, राइट, अगर रूम में बल्ब बंद हो गया, आपने प्रिडिक्शन ही नहीं किया होगा, सॉल्यूशन फौरी तौर पे कोई सॉल्यूशन आपने माइंड में सोचा ही नहीं होगा, तो आप क्या करेंगे, बाहर जाएंगे या फ्यूज चेक करेंगे या बल्ब चेक करेंगे या वायर चेक करेंगे, क्या करेंगे आप? आपकी कोई डायरेक्शन ही नहीं है काम करने का, है क्या जी? इट्स टोटली मतलब कुछ भी नहीं। तो जब आप एक अनुमान लगा लेते हैं ना जी, जैसे पुलिस वाले भी होते हैं, है ना, पुलिस वाले भी होते हैं, किसी का मर्डर हो गया, तुरंत एक प्रेडिक्शंस लगाते हैं कि अभी मतलब जो है, जो मर्डर करके गया होगा, जो क्रिमिनल है, अभी कितना दूर तक वो जा सकता है ना, कितना ट्रेवल कर लिया होगा, अगर बाइक से गया होगा तो कितना किलोमीटर रेडियस के अंदर होगा वो, है ना, तुरंत उसको अलर्ट करो, है ना। अगर कार से गया होगा तो कितनी रेडियस तक गया होगा, राइट, अगर वो पैदल भागा हो तो कहां तक भाग सकता है। तो जैसे एक प्रिडिक्शन करता है, उसके हिसाब से पुलिस काम करना शुरू कर देता है कि नहीं जी? तो ये प्रिडिक्शन क्या करता है, इंसान को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, एक दिशा प्रोवाइड करता है कि किस दिशा में हमें क्या करना है, काम करना है ना। और हमारी वो प्रिडिक्शन सही हो गलत हो अलग बात है, आपका प्रिडिक्शन सही हो या गलत हो, फिर भी वो हमारे लिए क्या है, बहुत हेल्पफुल है। क्या है वो जी? बहुत हेल्पफुल है ना, बहुत हेल्पफुल। रिसर्च में आप हाइपोथेसिस बनाएंगे, लास्ट में फेल हो गया, लास्ट में फॉल्स हो गया, लेकिन फिर भी इट विल बी बेनिफिटेड फॉर यू, है ना। अगर एक गलत हुआ तो दूसरा सही हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप अगर ऐसा कहते हैं कि मोटिवेशन की वजह से बच्चों का अचीवमेंट इंक्रीज करता है, अगर ये आपका गलत हो गया तो क्या सही हो जाएगा जी? क्या सही हो जाएगा? डिक्रीज करता है, ये सही हो जाएगा, है ना, डिक्रीज करता है, ये सही हो जाएगा, है ना। तो रिसर्च हाइपोथेसिस जब आप बनाते हैं, वहां से एक रिसर्चर को एक डायरेक्शन प्रोवाइड होता है, डायरेक्शन मिलता है, उस डायरेक्शन में वो काम करता है। भले ही रिसर्च हाइपोथेसिस आपका ट्रू हो फॉल्स हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी रिसर्च के लिए हाइपोथेसिस बहुत बेनिफिशियल होता है, राइट? हाँ जी, इसलिए हम एक डायरेक्शन मतलब जो रिसर्च जो हाइपोथेसिस है, ये डायरेक्शंस ये मुहैया करते हैं। तो हाइपोथेसिस आज की क्लास में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे, हाइपोथेसिस तक ही, ठीक है। कल हम लोग हाइपोथेसिस के कुछ टाइप्स भी डिस्कस करेंगे, राइट? हाँ जी, हाँ। तो हाइपोथेसिस, ओके, राइट, ओके, हाइपोथेसिस का कुछ क्या है, हाइपोथेसिस का कुछ क्या है, टर्म को याद रखिएगा, कल मैं इसको पूछूंगा हाइपोथेसिस के बारे में, क्या क्या है हाइपोथेसिस का, क्या क्या बोलेंगे हाइपोथेसिस को जी? हाँ, जल्दी जल्दी ओके। प्रेडिक्शन हो गया, एक एजुकेटेड गैस हो गया, टेंटेटिव सॉल्यूशन हो गया, अजम्पशन हो गया, इमीडिएट हो गया, ओके। आप
और क्या और क्या ओके ओके, तो इतना चीजें आपको याद रखना, जी। और रिसर्च, क्या वॉइस क्लियर नहीं है? यस सर क्लियर क्लियर है क्लियर है सर। ओके ओके ओके। और ये भी देखिएगा कि रिसर्च हाइपोथेसिस का जो रिसर्च हाइपोथेसिस है, मतलब रिसर्च में जो हाइपोथेसिस है उसका डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट या इट इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर देन टू है ना? इट इज अ टेंटेटिव सॉल्यूशन, इट इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर देन टू वेरिएबल। याद रहेगा? यस सर, यस सर, यस सर, Yes, sir. इसके बाद कल से, हाँ, यहाँ पे एकदम लिखा हुआ है, a hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variables, है ना? A hypothesis is a tentative statement about the relationship between two or more variables. परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के बारे में एक अस्थायी सॉल्यूशन है या अस्थायी कथन है। क्लियर? यस हाँ सर, जी। यस सर, तो यस सर, इतना याद रहेगा? चलिए यस सर। कल मिले हम लोग फिर। यस सर, कल की क्लास में हम लोग टाइप ऑफ रिसर्च डिस्कस करेंगे। ओके यस सर। सर आज प्रोपोजल जो पढ़ाए थे सर उसका वो नहीं भेजे थे अभी तक। क्या नहीं भेजे थे? आज का जो क्लास हुआ था तो 2 बजे सर। अच्छा, वो जो एग्जाम्पल्स था। हाँ एग्जाम्पल सर। अच्छा, मैं भेज देते हैं, भेज देते हैं। कभी कभी याद करा दीजिएगा, है ना? अगर मैं बोलूं कि भेज दूंगा, अगर उसके बाद भी नहीं भेजें तो याद करा दीजिएगा फिर एक बार, ठीक है? सर एग्जांपल ये वाली पीडीएफ में आप अपडेट कर दीजिए जो 2 कि बजे पीडीएफ। वाली हाँ 2 बजे क्या हुआ? सर वो क्लास में ज्वाइन नहीं कर पाई थी, आपसे कहे थे कि शेयर कर देने के लिए सर। अच्छा, वो उसको एक्सपोर्ट होने में समय लगता है, इंस्टेंट नहीं मिलता है, ठीक है? आप मुझे मैसेज कीजिए। अच्छा ओके सर, थैंक यू उसका वीडियो सर। हाँ जी, हाँ बोलिए। फिर सर हाँ जी, आजम है ना? कौन है जी? सर। हाँ प्लीज। हाँ सर, क्वेश्चन का स्वरूप सर हिंदी में सर नहीं मिलेगा सर? हाँ, जो टेस्ट देते हैं सर उसमें सर। नेक्स्ट टेस्ट जो है ना हिंदी में भी रहेगा। बहुत सारा टेस्ट आपका हिंदी में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है, खास करके जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा वो आपका जैसे रिसेंट का वाला का। हाँ, ये अभी सर क्वेश्चन बाइलिंगुअल। देखिए वही बोल रहे हैं कि बहुत सारा बाइलिंगुअल हो चुका है ना? कुछ को कर देंगे, है ना? हो जाएगा। सर नोट्स ओनली इंग्लिश में मिल सकता है सर, क्योंकि हिंदी रहता है ना सर, बहुत सारा पेजेस हो जाता है सर, निकालने में दिक्कत। यस सर, सिर्फ इंग्लिश वाला। ये दोनों सही है सर। ये समस्या तो पहले आया था, कल ये परसों किसी ने पूछा था, तो मैं बोला कि पूरे कंप्लीट हो जाने दीजिए, उसके बाद इंग्लिश वाला कंप्लीटली दे देंगे। वैसे प्रीवियस वाला है हमारे पास, लेकिन इसमें कुछ फिर अपडेट कर रहे हैं, तो लास्ट तक होने दीजिए, इंग्लिश वाला सेपरेटली दे देंगे, ठीक है? ऐसे सर हिंदी और इंग्लिश दोनों ही सही रहता है सर। नहीं, हाँ, जो 2 ऑप्शन है आपके पास, जिनको दोनों चाहिए दोनों में 2 रख लेंगे, है ना? जिसको सिंगल इंग्लिश ही पढ़ना है तो सिंगल इंग्लिश ही पढ़ेंगे, ठीक है? सर हिंदी मीडियम के लिए बेटर होता है दोनों लैंग्वेज, जो इंग्लिश मीडियम में सिर्फ तो वो तो इंग्लिश ही पढ़ता है, मैक्सिमम ऐसे केस होते हैं। ठीक, चलिए फिर कल मिले हम लोग जी। ओके सर। हम लोगों का हिंदी